गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो चैप्टर चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। पिछले थोड़े दिनों से जो है वीडियो नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि अभी पेपर चेकिंग का काम चल रहा है। ठीक है, और अब हम लोग चालू करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 7 का 7.9 फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड या ऑक्सो अम्ल। फॉस्फोरस के ऑक्सो अम्ल। फॉस्फोरस अनेक ऑक्सो अम्ल बनाती है। फॉस्फोरस के महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्ल सूत्र बनाने की विधि तथा उनकी संरचनाओं में उपस्थित कुछ अभिलक्षणिक आबंधों को टेबल में बताया गया है। ऑक्सो अम्लों के संगठन H2O अणु अथवा ऑक्सीजन परमाणु के ग्रहण करने या त्यागने की दृष्टि से परस्पर संबंधित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ऑक्सो अम्लों की संरचनाएं चित्र में जो है वो दी गई हैं। तो हम लोग टेबल में जो है वो टेबल 7.5 देख रहे हैं, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है। ठीक है, अब उसमें जो है समझाने वाली ख़ास बात नहीं है, इतना हमको ध्यान देना है कि टेबल को हम लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे कि पहला नाम दिया गया है हाइपोफॉस्फोरस, उसका दूसरा नाम है फॉस्फेनिक, उसका सूत्र है H3PO2। ठीक है, उसमें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन अवस्था +1 है और अभिलक्षण आबंध तथा उनकी संख्या भी दी गई है और वो कैसे बनाया जाता है उसकी बनावट भी दी है। तो एग्ज़ाम में ऐसा आए कि भाई हाइपोफॉस्फोरस किन दो पदार्थों से बनता है, तो वो हो जाएगा श्वेत फॉस्फोरस मतलब कि सफ़ेद फॉस्फोरस और क्षार। ठीक है, उसी तरह से उसके नीचे दिया गया है ऑर्थोफॉस्फोरस H3PO3, उसका दूसरा नाम है फॉस्फोनिक। ठीक है, और उसका विरचन है P2O3 मतलब कि फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और पानी के विलयन से जो है बनाया जाता है। तो ये टेबल हम लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, ऑक्सो अम्लों में फॉस्फोरस अन्य परमाणुओं द्वारा चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। सभी अम्लों में कम से कम एक P⋯O ऑक्सीजन P⋯O आबंध तथा एक P⋯OH आबंध होता है। उन ऑक्सो अम्लों में जिनमें फॉस्फोरस की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था +5 से कम होती है, P⋯ ऑक्सीजन तथा P⋯OH आबंधों के अतिरिक्त या तो P⋯P या तो P⋯H आबंध होते हैं, परंतु दोनों नहीं होते हैं। तो ये इन लोगों के बीच में अंतर यहाँ पे बताया गया है कि कौन से बंध वाले यहाँ पर आप लोगों को संरचना देखने को मिलेगी। फॉस्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था वाले इन अम्लों में प्रवृत्ति उच्च या निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में असमानुपातित होने वाली होती है। उदाहरण के लिए ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को गर्म करने पर असमानुपातित होकर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल तथा फॉस्फिन देता है। मतलब कि H3PO3 को गर्म करेंगे तो H3PO4 वो बना लेता है। अब कुछ चित्र दिए गए हैं, उन संरचना दी गई है, उन संरचनाओं को हमें याद करनी है। एग्ज़ाम में, बोर्ड की एग्ज़ाम में जो है इन संरचनाओं के बारे में बनाने के लिए जो है वो बोला जाता है, इन संरचनाओं को पूछा जाता है, अणुसूत्र देते हैं अथवा तो नाम आपको दिया जाता है और उसके ऊपर से आपको अणुसूत्र लिखना पड़ता है और उसका संरचनात्मक सूत्र भी मतलब कि संरचना भी बनानी पड़ती है। तो वो जो है पेज नंबर 190 टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वो आपको याद करने हैं चित्र बनाकर ड्रॉ करके।
वह अम्ल जिनमें P सिंगल बॉन्ड H आबद्ध होते हैं प्रबल अपचायक गुण वाले होते हैं, इसलिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में 2 pH आबद्ध होने के कारण यह एक अच्छा अपचायक है। तथा ये उदाहरण के लिए, एक मिनट, जैकेट की चेन जरा, हाँ, तो उसमें 2 pH आबद्ध होने के कारण यह एक अच्छा अपचायक है तथा ये उदाहरण के लिए AgNO3 को धात्विक चांदी में अपचित कर देता है। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट में से आपको सिल्वर चाहिए तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, उसकी प्रक्रिया हाइपोफॉस्फोरस के साथ हो रही है कि जिसमें 2 pH बॉन्ड है, इसलिए ये क्या कर देता है, अपचयन करके सिल्वर बना देता है। ये pH आबद्ध आयनीकृत होकर H+ नहीं देते तथा क्षारकता में कोई भूमिका नहीं निभाते। केवल वे ही हाइड्रोजन परमाणु आयनन योग्य होते हैं जो और क्षारकता उत्पन्न करते हैं। POH आबद्ध में ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए H3PO3 तथा H3PO4 क्रमशः द्विक्षारकीय तथा त्रिक्षारकीय हैं। क्योंकि H3PO3 की संरचना में 2 POH आबद्ध तथा H3PO4 3 आबद्ध होते हैं। उसमें POH के जो है वो 3 आबद्ध देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग ये संरचना को अगर याद कर लेते हो तो ये सब कुछ जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इजीली जो है वो याद हो जाएगा। चलो, अब कुछ उदाहरण दिए गए हैं और पाठ्यनिहित प्रश्न भी दिए गए हैं, वो आप लोग टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक में चला रहा हूँ 7.10, जो है वर्ग 16 के तत्व। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के सदस्य हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम तथा लिवरमोरियम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम, यह कभी कभी कैल्कोजोन समूह की तरह जाना जाता है। यह नाम ब्रास के लिए ग्रीक भाषा शब्द से व्युत्पन्न हुआ है तथा सल्फर एवं उसके समवंशियों का कॉपर के साथ संगुणन होने की ओर इंगित करता है। अधिकांश कॉपर खनिजों में या तो ऑक्सीजन अथवा सल्फर और बहुधा वर्ग के अन्य सदस्य पाए जाते हैं, इसलिए इनकी उपलब्धता हम लोगों को नहीं देखनी है, उनकी भौतिक गुणधर्म हम लोग देखने वाले हैं। जैसे उसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 16 के तत्व के बाह्य कोशों में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16 नंबर के लिए NH2NP4 बाह्यतम कक्षा में 6 हैं, ठीक है ना। चलो, परमाणु तथा आयनी त्रिज्या 7.10 + 3। परमाणु तथा आयनी त्रिज्या। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या में वृद्धि के कारण आयनी तथा परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है, तथापि ऑक्सीजन परमाणु का आकार अपवाद स्वरूप छोटा होता है। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आयतन बढ़ता है, इसलिए त्रिज्या बढ़ती है। तो बड़ा कब आयतन कब बड़ा होगा, जब छोटा होगा, मतलब कि ऑक्सीजन का आयतन इन सभी में सबसे छोटा है।
नेक्स्ट 7.10.4 आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी क्या होती है? बाह्यतम कक्षा में रहे हुए इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा कि भाई आयतन बढ़ता है, इसलिए आयनन एंथैल्पी जो है वो कम होगी। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी में कमी होती है। इसका कारण आकार में वृद्धि है। तथापि इस वर्ग के तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग 15 के संगत आवर्तों के तत्वों से निम्न होता है। इसका कारण है कि वर्ग 15 के तत्वों में अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त अर्धभरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पी कक्षक उपस्थित होते हैं। इनसे भी ये छोटे होते हैं। तो 15 से 16 की तरफ जाएंगे तो इनके आयतन छोटे होते हैं, जबकि इनके आयतन बड़े होते हैं। और वैसे भी हम लोगों को पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयतन छोटे हो जाए। चलो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है? जब हम लोग किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के अंदर से गैसीय परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं तब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम या ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है या तो वो कम ऋण होता है या तो वो अधिक ऋण होता है। ऑक्सीजन परमाणु की सुसंबद्ध प्रकृति के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सल्फर की अपेक्षा कम ऋणात्मक होती है। तथापि सल्फर से पोलोनियम तक पुनः उसके मान में कम ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर के मध्य थोड़ा सा अपवाद है। वैसे तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान जो है वो कम ऋणात्मक होता जाता है। तो ऑक्सीजन का मूल्य अधिक ऋणात्मक होना चाहिए तो ही वो कम ऋणात्मक, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो कम ऋणात्मक होता जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक अपवाद है कि ऑक्सीजन अधिक ऋणात्मक होने की जगह पे वो कम ऋणात्मक रहता है सल्फर की तुलना में। चलो अब आगे। नहीं, चलो नेक्स्ट, विद्युत ऋणात्मकता। बंद कर देना ना बाहर से। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सब तत्वों से उच्चतम होता है। वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि ऑक्सीजन से पोलोनियम तक धात्विक लक्षणों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे जो है कुछ गुणधर्म। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, बात ही बंद करता जाए बराबर। रासायनिक गुण। स्टॉपर मार जो। चलो रासायनिक गुण देख रहे हैं तत्व समूह नंबर 16 के लिए। ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्तियां। तो उसमें पहला है रासायनिक क्रियाशीलता में प्रवृत्तियां। वर्ग 16 के तत्व अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। -2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व वर्ग में नीचे की ओर घटता है। मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ना ऐसे, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन अवस्था -2 है, तो सभी की -2 रहेगी ऐसा नहीं है। ठीक है ना, -2 से जो है वो धीमे धीमे जो है वो घटता जाता है। पोलोनियम कतिपय ही -2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होने के कारण OF2 के उदाहरण को छोड़कर जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन अवस्था +2 है। अगर हम लोग OF2 में देखें
तो फ्लोरीन की -1 हो जाती है, इसलिए ऑक्सीजन की +2 हो जाती है। तो ये एक अपवाद है कि भाई ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन अवस्था +2 होती है इसी के उदाहरण के अंदर। यह केवल -2 ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। वर्ग के अन्य तत्व, तो ऑक्सीजन वैसे तो -2 होता है, केवल OF2 में ही वो +2 हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। वर्ग के अन्य तत्व -+2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, लेकिन +4 तथा +6 अधिक सामान्य है। +2 आपको देखने को मिलेंगे नहीं। सल्फर, सेलेनियम तथा टेल्यूरियम सामान्यतः ऑक्सीजन के साथ यौगिकों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था तथा फ्लोरीन के साथ यौगिकों में +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर +6 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है और +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। इसके लिए आप लोगों को क्या है कि भाई सोचना पड़ेगा कि भाई ये जो बाकी के तत्व हैं वो या तो +4 देते हैं या तो +6 देते हैं, लेकिन इनमें भी ऊपर वाले जो हैं वो +6 हैं। फिर धीमे धीमे वो +6 नहीं देंगे, उसकी जगह क्या देंगे, +4 देंगे। तो +6 का स्थायित्व घटता जाता है और +4 का स्थायित्व बढ़ता जाता है। इसके कहने का मतलब ऐसा है। +4 तथा +6 ऑक्सीकरण अवस्था में आबंधन प्राथमिक रूप से सहसंयोजक होता है। ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। इसी में ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, ठीक है। देखो, ऊपर से नीचे की ओर आने पर सबसे पहला तत्व ऑक्सीजन है, इसीलिए पहला तत्व नीचे रहे हुए तत्वों से अलग जो है व्यवहार दर्शाता है, इसलिए उसे असामान्य व्यवहार किया गया। द्वितीय आवर्त में उपस्थित पी ब्लॉक के अन्य सदस्यों की भांति ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार इसके छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास छोटा आकार है तथा छोटा आकार होने की वजह से उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। छोटे आकार तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के प्रभाव का एक विशिष्ट उदाहरण जल में प्रबल हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति है, जो कि H2S में नहीं पाई जाती। ठीक है, H2O और H2S इन दोनों का जो है कंपैरिजन दिया गया है। इसमें जो है वो प्रबल H बंध होता है, जबकि इसमें होता नहीं है। ऑक्सीजन में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण इसकी संयोजकता 4 तक सीमित होती है और व्यवहार में 2 से अधिक दुर्लभ है। दूसरी ओर वर्ग के अन्य तत्वों में संयोजकता कोश का विस्तार हो सकता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हम लोगों को अधिकतर उदाहरण देखने को मिलते हैं 2 के ही। दूसरी ओर वर्ग के अन्य तत्वों में संयोजकता कोश का विस्तार हो सकता है और संयोजकता 4 से अधिक भी हो सकती है। चलो, अब हम लोग ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता देखते हैं, या तो इन सभी तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता देखते हैं। हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। वर्ग 16 के सभी तत्व H2E प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। H2E, अब ये E क्या है? तो E हैं ये सारे तत्व, कोई भी हो सकता है। हाइड्राइड के कुछ गुण सारणी में दिए गए हैं। इनका अम्लीय गुण H2O से H2TE तक बढ़ता है, अम्लीय गुण, ठीक है ना। नल के ऊपर वाले अम्लीय गुण जो है कम होंगे, नीचे वाले अम्लीय ज़्यादा होंगे। अम्लीय गुण में वृद्धि को वर्ग में नीचे की ओर जाने पर के लिए बंद He वियोजन एंथैल्पी में कमी द्वारा समझा जा सकता है। बंद He वियोजन एंथैल्पी में वर्ग में नीचे की ओर जाने पर कमी होने के कारण हाइड्राइडों के तापीय स्थायित्व में भी H2O से लेकर H2PO तक कमी आती है। जल के अतिरिक्त सभी हाइड्राइड अपचायक गुण वाले होते हैं तथा यह गुण H2S से लेकर H2TE तक का जो है वो बढ़ता जाता है।
तो खुद नीचे ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो अम्लीय गुणधर्म बढ़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद के अणु की बात हो रही है, हाइड्रोजन जुड़ने के बाद मतलब कि ये तत्वों को जब हाइड्रोजन के साथ प्रक्रिया करके उसके हाइड्राइड बनाएंगे तब उनके गुणधर्म की बात हो रही है। तो ऐसे हाइड्राइडों को ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर अम्लीय गुणधर्म बढ़ता है और अपचायक गुण भी जो है वो बढ़ता है, मतलब कि सामने वाले का अपचयन करने के लिए वो काम में आते हैं। चलो, ये सारे तत्व ऑक्सीजन के प्रति कैसे क्रियाशील होंगे? ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, ये सभी तत्व EO2 तथा EO3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। E क्या है वो आपको पता चल चुका है। तो या तो 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हो सकते हैं या तो तत्वों के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हो सकते हैं। इस प्रकार का वो ऑक्साइड बनाता है। ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें हैं, जबकि सेलेनियम डाइऑक्साइड एक ठोस है। तो O3 जो है गैस अवस्था में है, SO2 गैस अवस्था में है, लेकिन सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड अवस्था में होता है। तो ये गैसेस हैं, जबकि सेलेनियम डाइऑक्साइड कैसा है? सॉलिड है। डाइऑक्साइड का अपचाय गुण SO2 से TeO2 तक कम होता जाता है। मतलब कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे और उनके डाइऑक्साइड अगर लेते हैं तो अपचाय गुण धीमे धीमे कम होता जाता है। अर्थात SO2 जो है वो अधिक अपचायक होगा, जबकि TeO2 जो है वो अपचायक न होकर ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो पहला जो है वो अपचायक है, फिर अपचायक का गुणधर्म घटता है, अपचायक का गुणधर्म बढ़ता है तो ऑक्सीकारक का गुणधर्म बढ़ता है। अपचायक का गुणधर्म ऊपर से नीचे की तरफ आने पर घटता है, इसलिए ऑक्सीकारक का जो है वो गुणधर्म बढ़ता जाता है। इसलिए पहला अपचायक है और अंतिम जो है वो ऑक्सीकारक है। EO2 प्रकार के ऑक्साइडों के अतिरिक्त सल्फर, सेलेनियम तथा टेल्यूरियम EO3 प्रकार के ऑक्साइड भी बनाता है। दोनों प्रकार के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये सारे के सारे जो ऑक्साइड हैं दोनों, और डाइऑक्साइड हो चाहे ट्राइऑक्साइड हो, ये दोनों अम्लीय होते हैं। चलो नेक्स्ट है हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता वर्ग 16 के तत्व EX6 EX4 तथा EX2 प्रकार के अनेक हैलाइड बनाते हैं। यहाँ E इस धातु वर्ग की धातु है, जबकि X हैलोजन है। हैलाइडों का स्थायित्व घटने का क्रम यहाँ पर दिया गया है। अगर ये हैलोजन इन तत्वों के साथ जुड़े हैं तो फ्लोरीन जुड़ा हुआ होगा तो अधिक स्थायित्व होगा, क्लोरीन होगा तो कम स्थायी होगा, ब्रोमीन होगा तो कम स्थायी होगा। सबसे अधिक स्थायी होगा कि वो आयोडीन जो है वो जुड़ा हुआ हो। बैठो ना, ये चेयर ले लेता हूँ, चेयर आपको दे रहा हूँ। हाँ तो ऐसा करो। हाँ बंद कर दो, हाँ बंद कर दो, हाँ स्टॉपर मार दो। हेक्साहैलाइडों में केवल हेक्साफ्लोराइड ही स्थायी हैलाइड है। तो हेक्साफ्लोराइड ही जो है सबसे अधिक स्थायी होता है। सभी हेक्साफ्लोराइड गैसीय प्रकृति के होते हैं। इनकी संरचना अष्टफलकीय होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 त्रिविम कारणों से असाधारण रूप से स्थायी है। तो सल्फर हेक्साक्लोराइड जो है ना वो गैसीय होता है लेकिन बहुत स्थायी होता है। चलो अब टेट्राफ्लोराइड बात करते हैं। टेट्राफ्लोराइड में से सल्फर फ्लोराइड जो है वो गैसीय अवस्था में है, जबकि सेलेनियम फ्लोराइड वो लिक्विड द्रव अवस्था में है।
जबकि टेलुरियम फ्लोराइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है। ये हेक्साफ्लोराइड sp3d संकरित वाले होते हैं, ये सारे के सारे sp3d होते हैं। अतः इनकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है, जिसमें एक निरक्षीय स्थिति पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल होता है और यह ज्यामिति सीसॉ ज्यामिति भी कहलाती है। उसके लिए तो आपको 11वीं कक्षा का देखना पड़ेगा, चैप्टर नंबर जो है वो जो है 4 देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन को छोड़कर सभी तत्व डाइक्लोराइड तथा डाइब्रोमाइड बनाते हैं। यह डाइहैलाइड sp3 संकरण द्वारा बनते हैं तथा चतुष्फलकीय संरचना के होते हैं। सुपरिचित मोनोलाइट द्वितीय प्रकृति के होते हैं। द्वितीयी मतलब कि डाइमर, ठीक है ना, जैसे कि H2F2, H2Cl2, H2Br2, Ac2Cl2 तथा Ac2Br2, कि जिसमें केंद्रीय परमाणु जो है वो 2 बार होता है। यह द्वितीय हैलाइड निम्न प्रकार से असमानुपातित होते हैं, मतलब कि उनको अलग अलग करने के लिए हम लोग इस तरह से प्रक्रिया कर सकते हैं। इस तरह से, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं और पाठ्यनिहित प्रश्न भी जो है वो दिए गए हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हो, टेक्स्ट बुक में जो है वो दिए गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है मैं दूसरा वीडियो जो है वो बनाऊंगा।